एवरीवन, तो उसके आगे का हम करने वाले हैं आज। तो हमने हेट स्पीच तक करी थी, ठीक है। तो उसके आगे का विजन का देखेंगे 365 जो आता है, हमने यहाँ तक करा था। आपने देखा होगा सबने कि हेट स्पीच तक किया था हमने। अब सेडिशन से देखेंगे। इसमें है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 152 ईयर ओल्ड जो सेडिशन लॉ है अंडर सेक्शन 124A आईपीसी का, तो उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें हमें आज क्या देखना है, हमें ये जानना है पहले तो कि सेडिशन लॉ क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं और हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें है 124, ठीक है, 124A ऑफ आईपीसी की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। पहली चीज, should be effectively kept in abeyance till union government reconsider the provision। अब about the sedition जानेंगे। एंड इंडियन पीनल कोड जो आईपीसी है उसने डिफाइन किया है सेडिशन लॉ 124A को एज ऑफेंस, मतलब एक तरीके का ये ऑफेंस माना गया है कमिटेड व्हेन एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन है या तो वो अपने वर्ड से, ठीक है, मतलब अपनी जो यूज कर रहा है भाषा, अपने शब्दों को जो यूज कर रहा है, वर्ड और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, किसी भी तरीके का हेट्रेड फैलाता है, ठीक है, तो उसको ये माना जाता है सेडिशन के अंदर आएगा। और एक्साइट और एग्जेम्प्ट और एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये चीजें बोली जा रही हैं। अब इसमें बोला गया है कुछ चीजें, जैसे कि या तो वो बोल करके वो चीज कर सकता है, या किसी साइन के थ्रू कर सकता है, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन होगा तो भी वो सेडिशन के अंदर आएगा। अब इसमें कहा जा रहा है सेडिशन इज अ कॉग्निजिबल, ये याद रखना है। जहां जहां मैं स्टार बनाती हूँ तो वो या तो पीवाईक्यू में उस तरह के क्वेश्चन आए हैं, या वो मॉक टेस्ट में उस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने गए हैं, उसके चांसेस हैं उस तरीके का पूछने का। तो ये जानना है, क्योंकि इस पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। कैसे पता चलता है, ऐसे किसी को तो नहीं पता चलने वाला कि यूपीएससी क्या देती है और क्या इंपॉर्टेंट है। ये जब हम पीवाईक्यू करते हैं, सिलेबस देखते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो जिस तरीके का पैटर्न वो फॉलो करते हैं उससे हम जानते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे इसमें है सेडिशन इज अ कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। जो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस लिखा हुआ है, इस तरीके का पूछता है कि बेलेबल है नॉन बेलेबल है, तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। अ पर्सन चार्ज अंडर सेडिशन लॉ इज बार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या हो जाता है, अगर कोई भी है जिसको आप ये समझो कि सेडिशन लॉ के मतलब उस पर चार्ज लगे हैं, तो वो बार्ड हो जाएगा किसी भी तरीके से के गवर्नमेंट जॉब से। ये भी याद रखना हमको, ओके। दे हैव लिव विदाउट देयर पासपोर्ट, उनको बिना अपने पासपोर्ट के रहना पड़ेगा, करेक्ट। एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्फ इन अ कोर्ट एट अ टाइम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब जरूरत पड़ेगी उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। In 2018, Law Commission of India recommend to repeal Section 124 of IPC। तो वो रिकमेंड किया था, उस पर कुछ हुआ नहीं, तो वो हमें नहीं जानना है। अब देखो साइड में इंपॉर्टेंट चीजें दी गई रहती हैं, तो पहले वो हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड ऑफ सेडिशन लॉ, ओके, बैकग्राउंड दिया है सेडिशन लॉ का। तो हम ये देखेंगे कि बैकग्राउंड में किस बारे में बात की जा रही है सेडिशन लॉ की। तो इसमें है ब्रिटिश थॉमस मैकॉले जो हैं उन्होंने ड्राफ्ट किया था सेडिशन लॉ, ठीक है। तो ये जानना है कि थॉमस मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था सेडिशन लॉ, इसके बारे में, क्योंकि कई बार अगर ये पूछ लिया स्टेट सर्विसेज में या इसी में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि किस बारे में ये बात की जा रही है, कि जो थॉमस मैकॉले हैं उन्होंने ड्राफ्ट किया था ये, ओके। तो ये जानना है पहली चीज। फिर नेक्स्ट सेडिशन वाज ओमिटेड व्हेन आईपीसी इनैक्टेड, ठीक है। जब आईपीसी इनैक्ट हुआ उस टाइम पे सेडिशन लॉ की बात करी गई थी, तो इसके बारे में भी बात। सेक्शन 124 की बात की जा रही है। 24 में क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि sedition inserted in IPC by an amendment introduced by Sir Stephen when it felt that need for specific section to deal with the offences। तो उनको लगता था कि एक specific section होना चाहिए डील करने के लिए offences से, उसके लिए उन्होंने चीजें बोली। तो यहाँ पे स्टार आपको
जानना इसलिए है कि थॉमस मैकॉले ने ये चीज ड्राफ्ट किया था, ये हमको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट केस रजिस्टर्ड व्हेन बंगलो बसी was booked for publishing an article criticizing age of consent bill। तो देखो, हमको एक तो ये जान लेना है कि बुक कौन सी थी। बुक है बंगलो बासी, ठीक है। आई थिंक ये बंगाली में होगा क्योंकि नाम से लग रहा है, ठीक है। तो इनको इसके लिए हुआ था क्योंकि इन्होंने एक आर्टिकल में, मतलब क्या हुआ था, वॉज बुक फॉर पब्लिशिंग एन आर्टिकल, किस चीज पे था, एज ऑफ कंसेंट पे था। पर इस वजह से ये सिटीजन चार्जेस हैं वो लगे थे। बाल गंगाधर तिलक पे लगे थे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, गांधी जी एंड मेनी अदर सफर्ड इम्प्रिजनमेंट। तो इन सबको तो जेल भी हुई थी इसके चलते, ठीक है। इंडियन लीडर अग्री टू ड्रॉप सिडिशन फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने अग्री किया था कि हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे सिडिशन लॉ को। सिडिशन नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर सेक्शन 124A रिमेन इन आईपीसी। अब ये जान लो, ये इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे बन जाता है, करेक्ट, क्योंकि ये तो पूछ सकता है ना कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन में पर ये नो लॉन्गर है, ठीक है, नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, नेहरू गवर्नमेंट ब्रिंग द फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 19(1)A एंड पुट इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्री स्पीच। तो उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी रखा राइट टू फ्री स्पीच से रिलेटेड, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें जो हमें इसमें देखो, पहले नीचे ये वाला देख लेते हैं, फिर देखेंगे की पॉइंट्स में कि क्या क्या याद रखना है। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड सेक्शन 124A कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट ऑथराइजेस पुलिस टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट। ये भी है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, सेक्शन 124A एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया दैट ऑथराइज पुलिस टू मेक अरेस्ट विदाउट वारंट। तो ये चीज उन्होंने किया था इंदिरा गांधी ने। ये भी पूछ सकता है किसके टाइम पे हुआ था। तो पहली चीज, ड्राफ्ट किसने किया, ठीक है, ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थॉमस मैकॉले ने क्या किया था, मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था सेडिशन लॉ एज ऑफेंस, ठीक है, पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो इन्होंने तो बहुत ही बड़ा कर दिया था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर दी थी। फिर सेक्शन 124A की बात की गई है, ठीक है। और फर्स्ट जो केस रजिस्टर्ड हुआ था वो जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ हुआ था, ठीक है, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर थे ये बंगलो बाशी के। एक आर्टिकल था जिसमें क्रिटिसाइज किया था एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में, तो उससे रिलेटेड था ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर बाल गंगाधर तिलक जी, एनी बेसेंट, अली ब्रदर, मौलाना आजाद और गांधी जी, इन सब के खिलाफ ये चीज केस हो चुका है, ठीक है। इनको और ये जानना है, सेडिशन लॉ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ सेक्शन 124A रिमेन इन आईपीसी। 124A है वो आईपीसी में है, पर सेडिशन जो है वो पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये याद रखना हमको, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सेडिशन लॉ। तो कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। In 1962, Supreme Court held that citizens have right to criticize or comment on government or its action as long as he does not provide violence. He does not provoke violence. मतलब ये कहा जा रहा है पीसफुली आप किसी भी चीजों का बहिष्कार कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई है, तो जनता को अधिकार भी है अपनी बातें रखने का, क्रिटिसाइज करने का, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नॉट प्रोवोकेबल वायलेंस, मतलब वायलेंस को ना प्रोवोक करे, ये ध्यान रखना है। पी अलवी एस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982 में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्लोगनरिंग, क्रिटिसाइजिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशियल सेटअप डिड नॉट अमाउंट ऑफ सेडिशन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे कोई नारेबाजी की जा रही है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो किसी भी तरीके का क्या है, सेडिशन में नहीं आएगा,
नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें आप अगर फॉलो कर रहे होंगे, जो भी हम द हिंदू करते हैं स्टार्ट से, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे तो वो उनको सबको ये फैमिलियर लग रहा होगा सारी चीजें, क्योंकि हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन और ये सारी चीजें शॉर्ट नोट में भी और द हिंदू में तो आता ही है। इसमें क्यों ये न्यूज में क्यों है, ठीक है, ये न्यूज में इसलिए सुप्रीम कोर्ट रूल दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज टू बी यूज्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है इसको सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज किया जाएगा, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। More on news, Supreme Court observed that preventive detention is an exceptional power of a state with effect personal liberty of individual and has to be employed sparingly. तो पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल जो है उस चीज की बात यहाँ पे की गई है। अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें, इट इज द डिटेंशन ऑफ पर्सन ऑन मेयर रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ हिम डूइंग एन एक्टिव dangerous to public order and security. Here the person is confined in custody without 1 minute without undergoing trial. तो क्या हो सकता है कि undergoing ट्रायल के बिना भी किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर, अब देखो प्रोटेक्शन भी दिया गया है, प्रोटेक्शन भी मिला है अरेस्ट और डिटेंशन से, ये भी याद रखना है। These protection are not available to a person arrested or detained under Preventive Detention Act. तो ये सारी चीजें तो हैं ही, साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 ऑफ CRPC, पुलिस आर empowered to make preventive arrest if believe they must do prevent commission of any cognizable offense. तो अगर किसी भी तरीके का cognizable offense है तो पुलिस को ये पावर दी गई है। अब कुछ चीजें हैं ये याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्या क्या सेफगार्ड है ये याद रखना। आर्टिकल 21A, इसमें क्या है, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ अ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। बिना किसी को ये बताए कि क्या रीजन है, उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, मतलब उसको बताना होगा कि क्यों उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 22(2) में, बिफोर देखो एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। देखो अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं वो पेश करते हैं, ठीक है, तो 24 आवर्स के अंदर तो वो किसी भी तरीके से डिटेन उसको तब नहीं कर सकते बियॉन्ड उसके, ठीक है, उसको उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये कहा है जो एबव टू क्लॉजेस जो अभी हमने पढ़े 20(1), 22(2), तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है 23 में, वो किन पे अप्लाई नहीं होते, नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ प्रोवाइडिंग इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लॉ प्रोवाइड अगर उसके अकॉर्डिंग उसका अरेस्ट हुआ है तो जरूरी नहीं है ये सारी चीजें फॉलो करना। नो पर्सन कैन बी डिटेन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ से ज्यादा कोई भी डिटेन नहीं रहेगा अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंफर्म, या तो एडवाइजरी बोर्ड जो है उसे कंफर्म करना पड़ेगा। Detained for more than 3 months without opinion of an advisory board if parliament, maximum period of such detention, circumstances, classes of person and classes of cases। तो मतलब सारी चीजें हमने देखी सेडिशन से रिलेटेड। अब ये जानना है, सॉरी सेडिशन नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को देखते हुए भी डिटेन किया जा सकता है, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब ये कहा जाए कि डिस्टरबेंस फैल रही थी उस वजह से करें, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विस एंड डिफेंस, तो ये ग्राउंड्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कंटेक्स्ट ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो कौन कौन से केसेस हैं ये भी जान लो। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है, जिसमें क्या कहा गया है, गिव अ ग्रीन फ्लैग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 222(5). तो ग्रीन फ्लैग दे दिया एक हिसाब से, ठीक है, A.K. गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास में। फिर इसके बाद है शिबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, शिबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट स्टेट दैट द कोर्ट रूम इजंट इवन competent to inquire into reality or in any case of the fact which are referred as ground of detainment, उस कंडीशन में डिटेनमेंट में भेजा जाएगा। शंभुनाथ वर्सेस शंकर
वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में क्या है, ऑल्दो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन itself इज ड्रैकोनियन एंड इनफ्रिंज फंडामेंटल राइट, तरीके से करता ही है ना फंडामेंटल राइट को इनफ्रिंज। Sometimes it is necessary for a state to take such extreme step to maintain security of state। कहा गया हाँ, जहाँ ये है कि फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, पर बोल रहे हैं कि कई बार ऐसे स्टेप लेना स्टेट के लिए जरूरी होता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ द इंडियन, ये चीजें तो हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें कौन सा पढ़ना है, फोन टैपिंग से रिलेटेड है। रिसेंटली एक आईपीएस ऑफिसर वाज अंडर प्रूव टू ट्रैपिंग द फोन ऑफ पॉलिटिकल लीडर, तो एक पॉलिटिकल लीडर का फोन टैप किया गया, तो ये वो जो है ये केस चल रहा है, एक आईपीएस ऑफिसर ने ट्रैप किया, उससे रिलेटेड है। ग्राउंड क्या है फोन टैपिंग का, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी स्टेट के लेके, फ्रेंड एंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो ये 4 ग्राउंड्स दिए हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया है फोन टैपिंग का, refers to monitoring and internet-based communication and phone by third-party secret means. Phone tapping also means wiretapping or line bugging or interception of phone. First commencement in यूएस। तो अगर फोन टैपिंग, जैसे क्वेश्चन ये स्टार मैंने इसलिए बनाया है कि फर्स्ट कमेंस इन यूएस से इन 1890, तो इस तरीके का पूछ सकता है कि फर्स्ट बार कहाँ हुआ था, तो यूएस में। इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट 1885 क्या कहता है, इसमें कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव राइट टू टैप फोन। इसमें कहा जा रहा है जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उसको राइट है टैप करने का फोन। 10 एजेंसीज आर ऑथोराइज्ड, 10 एजेंसीज हैं जो टैप कर सकती हैं फोन। कौन कौन सी, आईबी है, ठीक है, सीबीआई है, ईडी है, ठीक है, ईडी के बाद कौन सी है, एनसीबी है, ठीक, एनसीबी तो सबने एनसीबी और ईडी का तो बहुत ज्यादा सुना होगा लॉकडाउन में, ठीक है, ईडी है, एनसीबी है, और डायरेक्ट टैक्स डीटी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंट है, और एनआई जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए है, आर एंड रॉ है, और डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो ये अनएक्सपेक्टेड आपको ये वाला लगा होगा। तो ये 10 एजेंसीज हैं जो टैप कर सकती हैं फोन। टैपिंग ऑफ एनी अदर एजेंसी शुड बी कंसीडर इलीगल, ये भी याद रखना है। अगर इसके अलावा, इन 10 के अलावा कोई अदर एजेंसी क्या करती है, टैप करती है, तो वो क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। अब यहाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड ऑन फोन टैपिंग, 7 शेड्यूल की बात की गई है। टेलीफोन अलॉन्ग विद अदर कम्युनिकेशन डिवाइस मेंशन एंट्री 31 ऑफ द यूनियन लिस्ट। कई बार पूछता है किस में है, स्टेट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट होती है हमारी, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, तो ये कौन सा आ रहा है इसमें, यूनियन लिस्ट में। Article 19 freedom of speech, if a person is taking telephone he is exercising freedom of speech and expression, the telephone tapping would infringe, देखो ये याद रखना है, ये इन्फ्रिंज करेगी आर्टिकल 19(1) को, स्टार बना दे रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, unless it comes within the restriction of his set out in 19(2), तो 19 सब क्लॉज 1 को ये क्या करेगी, इन्फ्रिंज करेगी। टेलीफोन टैपिंग वुड infract आर्टिकल 21 unless it is permitted under procedure established by law, तो आर्टिकल 21 को भी ये इन्फ्रिंज करेगी अनलेस की परमिट हो उनको, जो भी प्रोसीजर है एस्टैब्लिश बाय लॉ, इट रेगुलेट फोन टैपिंग। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें बताई गई हैं। ऑर्डर कैन बी इशूड, जो ये ऑर्डर है वो इशू किया जाएगा ओनली बाय सेक्रेटरी एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हिज स्टेट काउंटर पार्ट इन राइटिंग, तो राइटिंग में ये देना पड़ेगा, और यूनियन मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, ठीक है, सेक्रेटरी और काउंटर पार्ट जो स्टेट के हैं वही कर सकते हैं। हाउएवर इन एक्सेप्शनल केस ऑर्डर में बी इशूड बाय लॉ अथॉरिटी, एक्सेप्शनल केस में लॉ अथॉरिटी के द्वारा भी ये क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। राइट टू बी फॉरगेटन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है, राइट टू बी फॉरगेटन। 1 मिनट, व्हाट हैपेंड, ओके, तो ये भी देखना है।
Recently, Supreme Court directed its register to remove details of couple from search engine and internet. तो जो भी सर्च इंजन से चीजें हैं वो हटाने की बात हुई है, तो राइट टू बी फॉरगेटन यहाँ पे याद रखने में क्या है, राइट टू हैव पब्लिश अवेलेबल पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूवल एंड इंटरनेट सर्च डेटाबेस वेबसाइट और एनी अदर. अब यहाँ जो चीजें हैं वो हम जान ली. राइट टू बी फॉरगेटन, ट्रेस इट्स ओरिजिन, राइट टू ओलिवियन इन फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये याद रखना है. कई बार पूछता है ना कहाँ से आया, तो फ्रेंच ज्यूरिस्प्रूडेंस से. हाउएवर नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये भी याद रखना है. देखो कुछ कुछ चीजें पूछता है कि किस मतलब आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है, कहाँ से ये पहली बार कहाँ हुआ, ठीक है, ये कौन सी राइट है, तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है. और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्टैट्यूटरी राइट. कहाँ पे स्टैट्यूटरी राइट ये किया गया है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है. और यहाँ पे है फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूयू डायरेक्टिव इट हैज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड एज राइट. कहाँ पे पहली बार EU डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन में ये चीज वहां पे यूज हुआ था. देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफाई प्रोवाइड फॉर अर्बिंग, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया गया हो राइट टू बी फॉरगेटन से. अब साइड में जो चीजें दी रहती हैं वो जाननी जरूरी होती है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी रहती हैं. यहाँ पे है राइट टू बी प्राइवेसी विद सर्विस राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में. राइट टू प्राइवेसी किस पे है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में. तो राइट टू बी प्राइवेसी आर्टिकल 29 से 21 से रिलेटेड है. आर्टिकल 21 इंक्लूड इन्फॉर्मेशन दैट शैल नॉट पब्लिश whereas RTBF involved removing information that was publicly known at certain time and not allowing third parties to access the information anymore. तो ये यहाँ से याद रखना है कि प्राइवेसी किसमें है, आर्टिकल 21. सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. लैंडमार्क केस है, आपको पता है कि एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज राइट टू बी फॉरगेटन एज पार्ट ऑफ राइट, किसका पार्ट है, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. देखो वहां पे राइट टू प्राइवेसी की बात की गई आर्टिकल 21, देखो आप सब सीधा यहाँ पे बात हुई है, ठीक है. अब नीचे दे दिया है कि लैंडमार्क जजमेंट जो थी, लैंडमार्क केस जो था केएस पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें ये कहा गया राइट टू बी फॉरगेटन भी पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ का. सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट राइट टू बी फॉरगेटन वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, और सर्टेन रिस्ट्रिक्शन का भी ये विषय है, ये भी बोला. एंड दैट कुड नॉट बी यूज्ड ऑफ मटेरियल इन क्वेश्चन वाज एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन, fulfillment of legal responsibility, duty in public interest and public health, information in public interest, establish executive independence. तो मतलब ये सारी चीजें हैं. नेक्स्ट देखेंगे यहाँ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज. माइनॉरिटी स्टेटस की बात की जाए तो यहाँ पे याद रखो नॉट डिफाइन दिया हुआ है. माइनॉरिटी कहीं भी, माइनॉरिटी शब्द कहीं भी डिफाइन नहीं है वर्ड माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है. और राइट ऑफ द माइनॉरिटी किसके अंदर आता है, आर्टिकल 29 एंड 30 में. ओके. आर्टिकल 350 भी मेंशन अबाउट स्पेसिफिक ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है आर्टिकल 350 में. हाउएवर सेंटर यूजिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, तो इसमें कौन कौन से हैं, मुस्लिम है, ठीक है, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरोस्ट्रियन, इन सबको माइनॉरिटी कंसिडर किया गया है. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सरना रिलीजन के बारे में यहाँ पे बात किया गया. सरना रिलीजन की डिमांड चली थी. वर्बल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये, झारखंड, उड़ीसा, आसाम ने डिमांड किया था रिलीजन, सरना रिलीजन का, ठीक है. और सरना रिलीजन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर वर्शिप. तो ये याद रखना, अगर सरना रिलीजन के बारे में आता है तो ये नेचर वर्शिप करते हैं. इस फॉलोड बाय ट्राइबल इन सेवरल इंडियन स्टेट. तो इंडियन स्टेट नाम भी दिया है, झारखंड, उड़ीसा, आसाम ने डिमांड भी किया था. अब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था, हमको पता है. आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था और आर्टिकल 35A भी जम्मू कश्मीर में. तो अगस्त 5 3 साल हो गए, ठीक है, एब्रोगेट हुए आर्टिकल 370 को एंड 35A को. दैट गिव जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, ठीक है. इन 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, वही जम्मू कश्मीर से जो हुआ वही उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. तो ये सब हमने देखा ही ऑलरेडी, करेक्ट. की इफेक्ट क्या है एब्रोगेशन का, कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर, रिप्लेसिंग रणबीर पीनल कोड, ये याद रखना है, रणबीर पीनल कोड, सेपरेट पीनल कोड, ठीक है, सेपरेट पीनल कोड फॉर जम्मू कश्मीर विद IPC.
नो सेपरेट फ्लैग, ठीक है, पहले सेपरेट फ्लैग होता था एक, अभी नहीं है, अभी यही का फ्लैग यूज होगा। राजीव गांधी असैसिनेशन केस की बात हुई है आर्टिकल 142 की, ठीक है, फ्री द रिमेनिंग 6 कन्विक्ट इन राजीव गांधी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन्फोर्समेंट डिक्री एन ऑर्डर टू सुप्रीम कोर्ट सर्जरी एंड में, तो ये सारी चीजें हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, एनालिसिस जो हमारा रहता है हिंदू का और शॉर्ट नोट में भी, तो इसमें है रिसेंटली 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड, ये हम सबको पता है। तो इसमें आर्टिकल 162 किस बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फिल द वैकेंसी कॉज द एक्सपायरेशन टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म 5 ईयर। अब ये कैसे होता है, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मॉक टेस्ट जितने लोग लगा रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, बार बार क्वेश्चन इससे रिपीट होता है और पीवाईक्यू में भी है। इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं, ठीक है, जिसमें एमपी जो भी दोनों हाउस के होते हैं पार्लियामेंट के, एमएलए स्टेट के, और दिल्ली और पुडुचेरी के, सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही एमएलए जो हैं वो शामिल होते हैं। अब ये याद रखना है, इसी से कंफ्यूज करते हैं, नॉट इंक्लूडेड में स्टार बना दे रही हूँ, यहाँ पे क्या क्या कंफ्यूज करते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो इंक्लूड नहीं होते, नॉन इंक्लूडेड में नॉमिनेटेड मेंबर जो है राज्यसभा के, लोकसभा के और असेंबली के और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव के, वो नहीं होते, करेक्ट। इलेक्शन इज हेल्ड एज पर द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, इसके थ्रू प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। Winning candidate is also to secure the required quota of vote can be declared, क्या कितना वोट चाहिए इनको, 50% वैलिड वोट चाहिए और 50% वैलिड वोट पोल और +1, ठीक है, तो 50 + 1 कह लो, करेक्ट। एंटी डिफिक्शन लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, इनके ऊपर एंटी डिफिक्शन लॉ अप्लीकेबल नहीं है, ये भी याद रखना है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दस इलेक्टर आर नॉट बाउंड टू वोट अलॉन्ग पार्टी लाइन। अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन होता है ईसी, वो क्या करेगा, ये एक अथॉरिटी है, वो कंडक्ट कराएगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन रहता है ना कि इलेक्शन कमीशन किस किस का कराता है, ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, पीएम का, सी घुमा के पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेता है, घुमा के पूछ लेता है किनका नहीं कराते हैं, तो इस तरीके से हमें जानना है। वैल्यू वोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात यहाँ पे की जा रही है। इन अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द स्टेट एंड यूटी इंक्लूडिंग, तो याद रखना है यूटी में कौन से इंक्लूड होते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, ओके। फिक्स एट द 708 सिंस 1992, तो हमेशा से 708 होते थे, अभी 700 हो गए हैं, कब से 2022 में 700 हो गए। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, अभी जगदीप धनखड़ जी इलेक्ट हुए हैं एज अ 14th वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है ये, और ये आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 में आता है, और यहाँ पे भी सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। और ये सीक्रेट बैलेट, ये याद रखना है, ओपन नहीं होता, ये सीक्रेट बैलेट से होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको क्या कहते हैं, एक्स ऑफिसियो, ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये याद रखना है, लोकसभा नहीं राज्यसभा, ठीक है, ये चीजें हैं। फिर ये देखो समराइज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो लाइन भी तिरछी हो गई है, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे ये याद रखो कि क्या बात की जा रही है, समराइज यहाँ पे कर दिया है। आर्टिकल 63 क्या कहते हैं, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट, एक वीपी वो होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 कहता है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा ये, ठीक है, काउंसिल का। और आर्टिकल 66 क्या कहता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट। आर्टिकल 7 वाइस प्रेसिडेंट शैल बी होल्ड ऑफिस द टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर का इनका टर्म होगा, ठीक है। आर्टिकल 63 इलेक्शन टू बी फिल अ वैकेंसी caused by expiration of term of the office of president shall be completed before the expiration of term, टर्म एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन करा लेना है, ये भी बात हो रही है यहाँ पे।
पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है उसके बारे में अभी रिसेंट भी आपने आज और मतलब कुछ दिन 3-4 दिन में देखा होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा। हालांकि ये PD 365 जो है इसके पहले रिलीज हुआ, मतलब सोच रहे हो कि कितनी बार चीजें जो है रिपीट होती हैं। तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों की बात की जा रही है। मॉक टेस्ट जो लोग विजन का लगा रहे होंगे तो विजन में उन्होंने देखा होगा कि कंफ्यूज किया है जिसमें था शायद पेपर नंबर 9 या 10 में समथिंग है कि वो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है उससे गवर्नर का कंफ्यूज किया है। तो अगर किसी को ये नहीं पता होगा कि गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, उसके पास भी पार्डनिंग पावर है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो सिर्फ प्रेसिडेंट वाला करेक्ट करके आएगा और वो एलिमिनेट कर देगा गवर्नर वाले को। ठीक है, तो गवर्नर के भी पास होती है। Supreme Court made observation of central claim that President and not Tamil Nadu governor has exclusive power to decide Rajiv Gandhi assassination case. Convict AG मतलब ये उसके केस में है कि जो कि तमिलनाडु गवर्नर नहीं डिसाइड करेगा, इवन प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल की बात की जाए, आर्टिकल 155 एंड 156 में बात की है गवर्नर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये कब तक होल्ड करता है ऑफिस? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के टर्म तक। withdrawn before completion of 5-year terms, governor has to step out। तो कुछ नहीं है, हमें याद रखनी है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आर्टिकल 72 में क्या बात हो रही है? empower the president to grant pardon in all case where punishment or sentence is for an offense against union law। यूनियन लॉ उसमें भी पार्डनिंग पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी। पनिशमेंट और सेंटेंस हुआ है बाय कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के थ्रू हुआ है तो भी प्रेसिडेंट करेगा, और डेथ सेंटेंस है फिर भी प्रेसिडेंट करेगा। अब गवर्नर की बात करें, आर्टिकल 161 में क्या कहा जा रहा है? गवर्नर ऑफ स्टेट ऑल्सो पोसेसेस पार्डनिंग पावर बट इट इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये डिफर है किससे? प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से। प्रेसिडेंट कैन पार्डन सेंटेंस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन कर सकता है जो भी सेंटेंसेस यानी कि जो भी सजा हुई है, जो भी चीजें आई है, जो भी कोर्ट के द्वारा कोर्ट मार्शल के द्वारा मिलिट्री कोर्ट है उसको भी कर सकती है, लेकिन गवर्नर कह रही हूँ, गवर्नर नहीं कर सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर कैन नॉट। डेथ सेंटेंस, किसी को सजा दे दी गई कि हाँ इसको चलो डेथ सेंटेंस मिल गया, तो उसको पार्डन कर सकता है प्रेसिडेंट, पर गवर्नर नहीं कर सकता। हाउ द गवर्नर कैन, बस गवर्नर क्या क्या कर सकता है? सस्पेंड रिमिट और कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को, इतनी पावर है। पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट में क्या क्या है? पार्डन कर सकता है वो, कम्यूटेशन कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, रेस्पाइट एंड डिप्राइव। गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट, वो ग्रांट कर सकता है पार्डन, ये सारी चीजें, रिमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट। ठीक है, तो इसी लोकपाल एंड लोकायुक्त बहुत बार आता है ये। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। केरला लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है केरला लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल, उससे रिलेटेड ये चीजें न्यूज में आई हैं। अब ये बैकग्राउंड देखेंगे लोकपाल और लोकायुक्त का। 1966 में टर्म जो है लोकपाल और लोकायुक्त क्वाइन किया गया एलम सिंघवी के द्वारा ये क्वाइन किया गया है टर्म। यहाँ स्टार क्योंकि पूछ चुका है, मतलब बहुत बार इससे रिलेटेड आता रहता है। तो लोकपाल लोकायुक्त जो 1966 में ये टर्म क्वाइन किया गया था एलम सिंघवी के द्वारा, वाज फर्स्ट यूज्ड इन रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इन 2014 सेंट्रल लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 नोटिफाई द प्रोविजन एस्टैब्लिश। ये स्टेटरी बॉडी ऑफ लोकपाल कहाँ पे होता है? यूनियन में, और लोकायुक्त होता है स्टेट में, ये याद रखना है। इट्स एम टू इंक्वायर, अब ये एम क्या है इसका? इंक्वायर करता है, मतलब इंक्वायरी करता है जो भी एलिगेशंस होते हैं करप्शन के अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है, तो करप्शन के जो चार्जेस हैं, ठीक है, करप्शन के केसेस जो हैं पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ, वो क्या करता है? इंक्वायर करता है। कौन? जो है ये करता है लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है उसमें ये चीजें एम है इसी चीज को कि करप्शन को कम किया जाए। लोकायुक्त आर स्टेट इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल लोकपाल। तो मतलब लोकायुक्त क्या है? स्टेट में जो है वो उसी के इक्विवेलेंट आता है जो कि सेंटर लेवल पे लोकपाल है, मतलब सेम ड्यूटी है दोनों की। सम स्टेट ऑलरेडी हैव एस्टैब्लिश्ड, कुछ स्टेट हैं ऑलरेडी उनके पास है, जैसे कि महाराष्ट्र है, केरला है। ठीक है, केरला है, ठीक है।
तो इनका 1971 में है और इनका 1999 में है। करेक्ट, यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सटेंड द होल ऑफ द इंडिया एंड अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट इन आउटसाइड द इंडिया। तो ये सारी चीजें हैं। लोकपाल चेयरपर्सन कौन कौन होते हैं? लोकपाल होता है, चेयरपर्सन होते हैं, 8 मेंबर और होता है, 50 शैल बी जुडिशियली मेंबर, जुडिशरी मेंबर 50% होते हैं और 50% SC ST OBC और माइनॉरिटी एंड वुमेन होती है। ठीक है, और टर्म होता है 5 ईयर। ठीक है, और 70 साल, मतलब पहले या तो 70 साल के हो गए या 5 ईयर का टर्म पूरा हो गया, जो भी पहले हो जाएगा वही उनकी वहां तक की ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, चेयरपर्सन लोकपाल शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये पूछता है ये कौन अपॉइंट करता है, तो ये याद रखना है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। पर रिकमेंडेशंस कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, रिमूव किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। और इंक्वायरी यहाँ पे भी कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। Parliamentary Committee. In a first ever comprehensive study of Rajya Sabha Secretariat, a panel has presented its recommendations to chairman regarding increasing tenure of House of Committee. Tenure of House of the Committee. तो किस चीज की बात की? इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ द हाउस ऑफ द कमिटी। राज्यसभा सेक्रेटरीज वाज सेट अप परसुएंट ऑफ प्रोविजन आर्टिकल 98। Rajya Sabha Secretary was set up pursuant to provision containing Article 19, which provides separate secretariat staff for each half of the parliament. The function under the guidance and control of Rajya Sabha chair. बहुत सारी चीज, तो ये जब सारी चीजें भी दी गई हैं, ये उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी ये हमारे न्यूज में आता रहता है। पैनल ऑफ एमपीज एंड अपॉइंटेड इलेक्टेड हाउस। अब ये याद रखना है यहाँ पे, ओरिजिन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसकी ओरिजिन हुई है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। They draw authority from, authority कहाँ से मिली? आर्टिकल 105 which deal with privileges of MP। आर्टिकल 105 में privilege की बात की गई MP की, और आर्टिकल 118 which give parliamentary authority to make rule, regulate its procedure and conduct the business। तो ये ब्रिटिश ओरिजिन है पार्लियामेंट्री कमेटी, ये याद रखना है। नॉट बाउंड, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस, तो ये भी है। अब यहाँ पे देखो एक माइंड मैप भी बनाया हुआ है। These are matter deal with the rules of the two houses। पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की जाए तो स्टैंडिंग कमेटी है पहली, दूसरी है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी में है परमानेंट इन नेचर होती है, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट इन नेचर, कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम टाइम एंड वर्क ऑन द कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे काम करते हैं। एडहॉक कमेटी टेम्परेरी होती है, केस टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क असाइन टू देम। ये टास्क के बेसिस होती है, जैसे एक टास्क मिला उसको कंप्लीट किया, पर यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चलता है। स्टैंडिंग कमेटी की बात की जाए, देखो यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी है उसको ही यहाँ पर क्या किया कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी में क्या क्या है? एक तो है फाइनेंशियल कमेटी, करेक्ट, फाइनेंशियल कमेटी है, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटेड टू डे बिजनेस, डे टू डे जो बिजनेस है उसके बेसिस पे। हाउस की भी कमेटी और सर्विस कमेटी, कमेटी टू इंक्वायरी करने के लिए, और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NCR की बात की जाए, वाई न्यूज कैग रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस अपडेट ऑफ लॉजिस्टिक अरेंजमेंट टू NCR अपडेटेड प्रोजेक्ट इन आसाम हैज फ्लैग्ड डेटा टेम्परिंग रिस्क इन अपडेटिंग द NRC इन आसाम। अब NRC से रिलेटेड बात करें, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC। those who are legal Indian citizen, मतलब लीगल इंडियन सिटीजन है, और जो माइग्रेंट है ईस्ट वाइल पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं इनको मतलब एक क्या करना है, एक रिकॉर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे रिकॉर्ड रखने की बात हो रही है। एट प्रेजेंट आसाम इज द ओनली स्टेट, ये यहाँ पे स्टार बनेगा क्योंकि ओनली स्टेट है आसाम जिसके पास अभी NRC है। ठीक है, NRC जो है वो अभी सिर्फ किसके पास है? आसाम के पास। फर्स्ट प्रिपेयर्ड हुआ था 1951 में, अपडेट हुआ 2019 में। NRC was updated as per the provision of Citizenship Act 1955 के थ्रू। सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट क्या कहता है? जनवरी 1, 1966 के पहले जो आए हुए हैं फॉरेनर हु हैव एंटर्ड असम बिफोर जनवरी 1, 1966 वुड हैव ऑल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। तो जो भी जनवरी 1, 1966 के पहले आए हैं उनके पास सारे ऑब्लिगेशंस हैं, सारे चीजें उनके लिए अवेलेबल है जो कि सिटीजन के लिए है। इट इंक्लूड पर्सन हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल।
इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है, मिडनाइट ऑफ 24 मार्च 1971 और एनआरसी 1951 एंड डिसेंट। तो मतलब ये सारी चीजें हैं। इट ओरिजिन कैन बी ट्रेक बैक टू आसाम अकॉर्ड। ओरिजिन ये सारी चीजें हुई स्टार्ट आसाम अकॉर्ड 1985 के दौरान। नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, पीसा एक्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, पीसा 1996। रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने नोटिफाई किया है रूल टू इम्प्लीमेंट पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, पीसा एक्ट 1996 टू ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे पे। पीसा rule being modified, Chhattisgarh became seventh state. Chhattisgarh became seventh state in a country to frame rule implement PISA after Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra and Rajasthan and Telangana के बाद ये बना सेवेंथवा स्टेट, कौन सा? छत्तीसगढ़। About PISA Act 1966, तो this is the important, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन किस रिकमेंडेशन के बेसिस पे है ये? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। पीसा एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1996 में फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड ब्रिंग देम इनटू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। PISA Act is called a constitution within a constitution. This is very important and बहुत बार पूछ चुका है। Constitution within constitution कहा जाता है PISA Act को। Provide for extension provision part 9 of the constitution related to पंचायत to schedule area of 10 state, ठीक है, schedule area of 10 state. Article 244(1) read with the schedule 5 with certain modification. 10 state कौन कौन से हैं? 10 state दिए हुए हैं ऑलरेडी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। अदर फीचर ऑफ पीसा एक्ट 1996, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत कंफर्मिटी, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस की बात होती है यहाँ पे, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्स, ग्राम सभा, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग एंड ये आ भी चुका है मॉक एंड PYQ में। ग्राम सभा, एवरी विलेज शैल हैव ग्राम सभा, सभी विलेज के पास ग्राम सभा होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ पर्सन हुज नेम और इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स फॉर पंचायत एट द विलेज लेवल। तो सभी विलेजेस के पास, सभी गांव में एक ग्राम सभा होनी चाहिए, दिस इज द इम्पोर्टेंट। रिजर्वेशन, एवरी पंचायत हैव रिजर्वेशन सीट होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए STs के लिए 50%, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है जो कि डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही RPA एक्ट में डिफाइंड है, ओके। फिर इसमें बात हो रही है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रिस्पेक्ट टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट शैल बी रेफर टू, किसके पास रेफर हो जाता है? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास। हाउएवर दे शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो ओपिनियन ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन का, एंड शैल हैव अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिवाइज द रूल एंड अंडर द विच इंटरेस्ट अक्यूमुलेट MPLADS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फंड विल बी डिपॉजिटेड इन, कहाँ पे डिपॉजिट होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया में, ओके। एंड नेक्स्ट, ओके, e-विधान एप्लीकेशन, NEVA system has been developed to make all work data related to legislative body available online। सब कुछ ऑनलाइन करने की बात यहाँ पे की जा रही है, सिटीजन के लिए भी और मेंबर्स के लिए भी जो भी असेंबली के हैं। ये विधान रीडिजाइंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको यहाँ पे देखना था। अब यहाँ पे एक जान लो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि अभी शायद आज वाले में भी हमने पढ़ा था एंटी डिफेक्शन का, आज वाले शॉर्ट नोट में भी। तो उसमें है किल्होटो होलोहन वर्सेस जचिल्लू, ठीक है, जो भी है ये अदर्स 1992 का जो एक केस है, इसमें बात किया है पावर ऑफ स्पीकर अंडर 10th शेड्यूल सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो पावर ऑफ स्पीकर है वो भी क्या सब्जेक्ट है, मतलब उसको भी जुडिशियल रिव्यू उसका भी हो सकता है, ये बात यहाँ पे की गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की बात यहाँ पे की गई है, जो कि अंडर आता है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और सबमिट करते हैं अपने रिपोर्ट प्रेसिडेंट को,
जो ये यूज किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात की जाए 8 पिलर है इसके, और ये दिए भी हुए हैं पीस, पावर, टूरिज्म, 5G कनेक्टिविटी, कल्चर, नेशनल फार्मिंग, स्पोर्ट पोटेंशियल, ये सारी चीजें। पीएम इनॉग्रेट गृह प्रवेश प्रोग्राम। व्हाट इज गृह प्रवेश प्रोग्राम? त्रिपुरा के लिए है फॉर 2 लाख बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, आवास योजना के बारे में। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो हमको आज डिस्कस करनी थी। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसके आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये है पार्ट सेकंड हमारे 365 का। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।